Assalamu alaikum dear students. So I'm here with interaction number 2 and it is actually your test number 2 and the chapters we have to discuss in this particular interaction is laws of motion and work power energy. So let us get started with the question number first, that is a force F equal this acts on a particle which is constrained to move in the x or y plane along the line x equal to y. So along the line x equal to y का मतलब क्या है ये आप सब जानते हैं that if this is x and this is y, x equal to y means it's a direct proportionality. The line should be straight. The line should be straight because x equal to y मतलब होता है slope is 1. ठीक है, m that's slope. Slope जो इस लाइन का that's 1 and slope 1 होता है सिर्फ 45 डिग्री पे. ठीक है, tan of 45 जो है that's 1. तो मतलब ये एंगल आपको प्रोवाइड कर दिया गया है 45 डिग्री. और फिर आपका जो बॉडी मूव कर रहा है, if the particle moves 5√2 मीटर, तो पार्टिकल मूव कर रहा है इसी लाइन पे 5√2 मीटर. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज दैट द वर्क डन बाय द फोर्स इन जूल इज. तो ये इक्वेशन जो आपको दी हुई है x इक्वल टू y, इससे आपको इस लाइन का एक्चुअली स्लोप दिया गया है दैट्स 45 डिग्री एंड देन बॉडी मूव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5√2 मीटर. तो हम इसको रिजोल्व कर सकते हैं अलॉन्ग x एक्सिस एंड y एक्सिस क्योंकि हमारा फोर्स कांस्टेंट फोर्स प्रोवाइडेड है, हमारे पास f है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा वेक्टर फॉर्म में एंड देन वी कैन गो फॉर द डॉट प्रोडक्ट टू कैलकुलेट द वर्क. तो अगर ये 5√2 है तो यहाँ से जो कंपोनेंट आएगा दैट्स 5√2 एंड कॉस 45 होता है 1/2, तो ये हुआ 5i कैप और यहाँ साइन भी वही होता है तो इट इज 5j कैप. तो डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया दैट इज 5i कैप प्लस 5j कैप. सो दिस द डिस्प्लेसमेंट. सो ये आफ्टर रेजोल्यूशन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया. फोर्स दिया गया आपको तो वर्क इज एफ डॉट एस बिकॉज कांस्टेंट फोर्स में हम एफ डॉट एस कर सकते हैं. तो वर्क हो गया बराबर फोर्स आपका जो है दैट्स 2i कैप प्लस 3j कैप. It is 2i cap plus 3j cap then minus it is 4k cap. तो इसका हम डॉट करेंगे, it is हम इसका डॉट करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ दैट्स 5i cap plus 5j cap. तो आप जानते हैं सब that it's 5 2s are 10, i dot i is 1, then it is 3 5s are 15 and k है नहीं that is 0. So work done is 25 joule should be the right answer and एक ऑप्शन जो है that's 25 joule is the right answer for this particular question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज दिस वन. अ 5 kg बॉक्स रेस्ट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रा करते हैं और एक 5 kg बॉक्स इस पे जो है रेस्ट कर रहा है. सो अ 5 kg बॉक्स रेस्ट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द सरफेस इज 0.5. तो म्यू यहाँ दिया गया दैट इज 0.5 एंड उसके बाद हॉरिजॉन्टल फोर्स पुल्स द बॉक्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी. तो अगर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक बॉक्स को हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है इस बॉक्स को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों दैट एक्सेलरेशन इज जीरो और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है नेट फोर्स इज जीरो. अब बॉडी को पुल कर रहा है फोर्स आगे बट पीछे फ्रिक्शन लग रही होगी, सो दे आर बैलेंसिंग ईच अदर. दैट्स हाउ द बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन इज जीरो. तो दीज टू फोर्सेस देयरफॉर शुड बी इक्वल एंड अपोजिट. तो हॉरिजॉन्टल फोर्स पुल्स द बॉक्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर इसको आगे लेता है बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट इज प्रोवाइडेड एंड दैट इज 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर मतलब होता है 0.1 मीटर. सो ये है इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट. द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स. तो हमें वर्क डन निकालना है अप्लाइड फोर्स से भी और फ्रिक्शनल फोर्स से. चूंकि ये इक्वल एंड अपोजिट है, आप अप्लाइड से निकालेंगे वो इसके बराबर है और फ्रिक्शनल फोर्स आप सब जानते हो इट इज म्यू एम जी. अगर आप म्यू देखोगे दैट इज 0.5, एम इज 5 एंड जी हो गया 10. सो ये हो गया 25. तो 25 न्यूटन जो है आपका 25 न्यूटन जो है आपका फ्रिक्शनल फोर्स है और वही आपका अप्लाइड भी होगा दैट्स 25 न्यूटन. अब आपका वर्क जो है दिस इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर आप देखोगे दैट जिसे पुल कर रहा है दैट इज 25 मल्टीप्लाइड बाई 0.1. तो ये हुआ 2.5 जूल इज द वर्क डन. सो दिस इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स. ये आपका एक्सटर्नल फोर्स इतना वर्क कर रहा है तो वही आपका फ्रिक्शनल फोर्स वर्क इक्वल एंड अपोजिट करेगा. तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा इक्वल एंड अपोजिट का मतलब होता है -2.5 जूल. सो आंसर शुड बी एक्सटर्नल फोर्स 2.5 जूल एंड फ्रिक्शनल फोर्स जो आपका है दैट्स -2.5 जूल विच इज क्लियरली हियर. एक्सटर्नल फोर्स 2.5 जूल और जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है दैट्स डूइंग वर्क इक्वल -2.5 जूल. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Under the action of a force, a body 2 kg moves such that its position x in meters as a function of time is given as. तो आपका पोजीशन टाइम इक्वेशन प्रोवाइडेड है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल माना जाता है. यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द पोजीशन टाइम इक्वेशन. द वर्क डन बाय द फोर्स इन द फर्स्ट 5 seconds इज
हमें वर्क डन इस फोर्स की वजह से निकालना है, वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकंड। जब भी आपके पास पोजीशन टाइम इक्वेशन हो और आपसे वर्क पूछा जाए, then there is only one thing to solve such questions and that's work energy theorem. That's work done by all forces is equal to change in kinetic energy. तो हमारे पास जो थ्योरम है इसको करने की, और that's work energy theorem and the final result is half of mv square minus u square. You should know this at this stage of preparation. आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस होता है बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. दिस इज नथिंग बट वर्क एनर्जी थ्योरम. तो अगर आपका पोजीशन टाइम इक्वेशन है तो इमीडिएटली इसको वेलोसिटी बनाइए. वेलोसिटी मींस होता है dx by dt, और अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन जो है इट इज d by dt ऑफ इट इज t स्क्वायर बाई 2. तो जैसे इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी तो 2 नीचे आएगा, 2 कैंसिल होगा, तो वेलोसिटी जो है आपका फंक्शन ऑफ टाइम आ गया. सो वी आर हैविंग वेलोसिटी हियर व्हिच इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ टाइम. सो सॉरी, सो हियर वेलोसिटी इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ टाइम. तो हमारा वेलोसिटी जो है ये फंक्शन ऑफ टाइम आ गया. अब आप इसमें इनिशियल टाइम ड्रॉप करिए. तो इनिशियल टाइम जो है आपको 2 सेकंड के लिए शायद बोला गया, द वर्क डन विद द फोर्स इन द फर्स्ट 5 सेकंड्स. तो इनिशियल टाइम इज 0 और इनिशियल वेलोसिटी जो है आपकी खुद ब खुद हो जाएगी 0. द फाइनल टाइम जो है आपका दैट्स 5 सेकंड्स, और अगर फाइनल टाइम 5 सेकंड्स है तो फाइनल वेलोसिटी जो है आपकी दैट इज 5 मीटर पर सेकंड. अब आपका वर्क डन है तो वर्क डन इज इक्वल इट इज 1/2 m. m इज द मास ऑफ द बॉडी which is nothing, that's 2, and then v square हो गया 5 square minus 0 square. तो बच्चों 2 कैंसिल आउट हुआ, that's 25 joule should be the right answer for this particular question. तो very important numerical in the sense that these questions जब आपके पास position time equation हो, velocity time equation हो, या velocity position equation भी हो, तो इनका एक ही तरीका होता है, get initial and final velocities and then use work energy theorem to solve such type of numericals. Now question number next is this: a body of mass m is starting from rest. Again very important numerical. A body of mass m starting from rest is acted upon by a force producing a velocity. तो velocity is equal to root of kx. तो ये आपका velocity is equal to root of ks. k into s means k is constant, s is displacement, where k is a constant and s is displacement. The work done by the force in the first t seconds. तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपका यहाँ velocity position equation तो दिया है but work done time के हिसाब से पूछ रहा है. So this makes it a very beautiful question. So we are being provided with velocity position equation. हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते थे जब ऑप्शंस एस के टर्म्स में होते, बट हमारा ऑप्शन जो है वो टी के टर्म्स में. तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें? सो फॉर दैट हम इसमें ये करने जा रहे हैं कि दैट अगर मैं यहाँ स्क्वायर करूँ तो ये बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल के एस. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं इसको दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट करूँ, डी एस कैंसिल आउट होगा, ये बनेगा 2v dv by ds. इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी और इट इज k. नाउ यू नो दैट v dv by ds इज एक्सेलरेशन. It's twice of acceleration is equal to k. Acceleration is equal to k by 2. तो acceleration हमारा k by 2 है, which is nothing but a constant. Acceleration सर शोर करता है, शोर मैंने अभी इसको ऑफ कर दिया, मैंने खुद निकाला, ये चल रहा था. So acceleration is here k by 2 और हमारे पास जो acceleration है वो constant है. अगर acceleration constant है तो I can use the equation v is equal to u plus at. अब आपका जो है initial velocity जो है आपका 0 है क्योंकि the body starts from rest. तो v होना चाहिए बराबर a is k by 2 and then multiplied by t. So velocity is nothing here but function of time. तो velocity जो है हमारा function of time हो गया, और अगर velocity function of time हो गया तो हम इसमें जो है अब हमारा आंसर जो है the work done by the force in the first t seconds is. तो first t seconds means I am again using the work energy theorem and then it is half of its m, it is v square then it is minus u square. क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और w हो गया बराबर 1/2 m. m इज द मास ऑफ द बॉडी, तो m में ही आंसर चाहिए, तो m नाउ इट इज v स्क्वायर. तो v स्क्वायर हो गया kt/2 का होल स्क्वायर. तो वर्क हो गया बराबर, ये हो गया इट्स 2 to the 4 to the 8, इट्स 1/8, इट्स m, इट इज k स्क्वायर, इट्स t स्क्वायर शुड बी द राइट आंसर. सो 1/8 m k स्क्वायर t स्क्वायर जो है इसका आंसर होना चाहिए 1/8 m k स्क्वायर टी स्क्वायर. 1/8 m k स्क्वायर टी स्क्वायर. ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है. अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन दिया है बट आंसर आपको टाइम में चाहिए था, बट इसमें हमने दैट वेलोसिटी निकाला पहले और फिर वेलोसिटी को हमने इसमें जो है इन टर्म्स ऑफ टाइम मिलाया क्योंकि वेलोसिटी जो है हमने टाइम की टर्म्स में ही पुट किया इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम में, एंड वी गॉट द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका दैट इज दिस वन. The potential energy of a particle varies with position according to the equation. तो potential energy is a position of is a function of position here, and आपको पता है equilibrium based questions है
वर्क पावर एनर्जी से एंड 27x द पॉइंट x इक्वल 3/2 इज अ पॉइंट ऑफ। तो हमें बोलना है जो ये पॉइंट x इज इक्वल 3/2 ये कौन सा पॉइंट है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आपको पता होना चाहिए, पहले हम देखेंगे x इज इक्वल 3/2 जो है ये कैसे इसमें आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर इक्विलिब्रियम दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है दैट्स माइनस du/dx it is equal to 0. So this is actually the definition of conservative force. It's minus times the differential of potential energy with respect to the distance, and it should be 0. This is the condition for equilibrium. तो मैं वही करने जा रहा हूँ, it's minus d/dx of u, और u आपका जो है it is 2x square, it is 2x square नहीं 2x square नहीं सॉरी 2x raised power 4 है ये 2x raised power 4 minus 27x। अब जब हम इसको करेंगे और इक्वेट टू 0 करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आप माइनस आप इधर ही रखिए तो ये हो गया 4 to the 8, तो दिस इज 4 to the 8x क्यूब एंड देन इट इज़ माइनस एंड माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया बराबर ओनली 27 क्योंकि dx/dx कैंसिल आउट होगा इक्वल 0। तो यहाँ पता चला 8x क्यूब जो है वो 27 के बराबर है, तो x क्यूब जो है वो 27 डिवाइडेड बाई 8 है। तो अगर आप देखोगे ये हो गया 3 का क्यूब और ये हो गया 2 का क्यूब। तो या ऐसे लिखें, अगर हम देखेंगे दैट टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये मैं साफ ही कर देता हूँ। तो ये हो गया 27 डिवाइडेड बाई 8 का क्यूब रूट, तो ये हो गया बराबर, इसका भी क्यूब एग्जिस्ट करता है 3 का क्यूब और ये 2 का क्यूब, और वो कट जाएगा तो ये बना 3/2। तो सच में आपका इक्विलिब्रियम इस पोजीशन पे आता है, तो x इक्वल 3/2 पे इक्विलिब्रियम है। बट अब आपको ये कंफर्म करना है वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है, अनस्टेबल है कि न्यूट्रल। तो उसके लिए तरीका होता है डबल डिफरेंशिएशन। आप डबल डिफरेंशिएशन करिए इस इक्वेशन को, तो आपका u जो है डबल डिफरेंशिएशन से पता चलेगा कि आपका इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। 27x जब पहली डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट्स du/dx, तो पहला डिफरेंशिएशन हो जाएगा बराबर 4 to the 8x, अभी हमने किया था -27। अब हम इसका डबल दूसरा डिफरेंशिएशन करेंगे, इट्स d² u/dx², तो ये हो गया बराबर बच्चों यहाँ पे दैट इज 4 to the 8 raised power 3 भी था, तो ये हो गया बराबर 8 3 27 एंड देन इट्स x², तो ये 0 हो गया। तो ये डबल डिफरेंशिएशन, और अगर हम इसमें x ड्रॉप करेंगे तो x बाय द वे पहले ही पॉजिटिव है और उसका स्क्वायर भी एग्जिस्ट करता है, तो 3/2 का स्क्वायर मतलब ये सारा जो है पॉजिटिव आया। आपको पता होना चाहिए अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलता है, एंड ये जो पॉइंट बनता है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनता है, वी कॉल दिस स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता तो ग्राफ का मुंह नीचे खुलता और टॉप पोजीशन जो है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कैरी करवाती और इक्विलिब्रियम जो होता है वो अनस्टेबल होता। और अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 होता तो ग्राफ का मुंह खुलता ही नहीं, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होने का मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन मीन्स इट इज अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी इट्स अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। Question number next is, if the momentum of a body is increased by 50%, the percentage increase in its kinetic energy। बिल्कुल एक आसान क्वेश्चन है। आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों p²/2m, तो काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। अब हमें काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम 50% बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चाहिए। इन क्वेश्चंस में हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, व्हेन एरर इज मोर देन 10% देन दिस इज द प्रोसीजर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। मैं लिख सकता हूँ मोमेंटम का स्क्वायर, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मैं इनिशियल मोमेंटम मानता हूँ p, तो इनिशियल मोमेंटम अगर p है तो फाइनल मोमेंटम आप 50% से बढ़ा रहे हो, तो फाइनल मोमेंटम हो गया p प्लस 50/100 ऑफ p। सो 50% बढ़ाना यही होता है, 0 0 कैंसल, 5 2 सा, तो 2 1 2 प्लस दिस इज 3/2, तो फाइनल मोमेंटम जो है आपका दैट इज 3/2p का होल स्क्वायर माइनस p² इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय 100। p² तो कैंसिल आउट होगा, ये बना 9/4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बच्चों यहाँ पे हो गया 5/4 क्योंकि 4 ऊपर गया 9 में से 4 तो 5 हुआ, 5/4 इंटू 100, एंड ये हुआ बराबर 4 2 8 4 5 20, सो इट्स 125% इज द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो 125% जो है इसका बिल्कुल सही आंसर। 125% इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल 125% है और वही इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज दिस वन, वेलोसिटी टाइम दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg। सो पार्टिकल का मास प्रोवाइडेड है दैट्स 2 kg, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्रोवाइडेड है आपको, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन द फिगर।
वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन द पार्टिकल इज, वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को दिया जाए और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस पूछा जाए तो सबसे अच्छा तरीका वर्क एनर्जी थ्योरम है, दैट्स हाफ ऑफ m, इट इज फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इट्स फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्क डन। अब आप इस ग्राफ को आराम से देखिए, जब आपका टाइम जीरो था, क्योंकि इट्स टाइम एक्सिस, व्हेन टाइम इज 0 सेकंड द वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड, मींस एट टाइम इक्वल 0 दैट्स इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट्स 20 मीटर पर सेकंड। और फिर जब टाइम आपका 2 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली डिप हुआ 0। सो t इक्वल 2 सेकंड पे आपका वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0। तो जैसे आपके पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आ गया, वर्क डन हो गया बराबर 1/2 m मास ऑफ द बॉडी दैट्स प्रोवाइडेड 2, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया बच्चों 0 स्क्वायर, देन माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया 20 का स्क्वायर। तो 2 कैंसल और ये हुआ 20 का स्क्वायर 400 माइनस 400 जूल should be the right answer of this question, which is nothing but your option number 2. So this is how to calculate the work from velocity time graph. तो velocities का आइडिया आपके पास है तो आप आराम से इसको कर सकते हो। A block of mass 2 kg on a smooth horizontal surface, तो एक block of mass 2 kg on a smooth horizontal surface, a light spring of force constant 800 Newton per meter has one end rigidly attached to a vertical wall. तो ये कंडीशन ऐसी कुछ है, you are having a vertical wall here और इस वर्टिकल वॉल के साथ आपका एक स्प्रिंग अटैच्ड, तो ये एक स्प्रिंग अटैच्ड है और फिर इसका के दिया है 800 न्यूटन पर मीटर। सो दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड एंड लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। नाउ द ब्लॉक इज मूव टुवर्ड्स द वॉल कंप्रेसिंग द स्प्रिंग ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ये जो स्प्रिंग जो है ऐसे था, तो एक्चुअली ब्लॉक जो है आपका ब्लॉक जो है इसको कंप्रेस करता है। अगर मैं स्प्रिंग को थोड़ा और एक्सटेंड करूं तो 800 न्यूटन पर मीटर, सो आई विल मेक इट लाइक दिस। तो ये एक्चुअली आपने ब्लॉक से इस स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर कंप्रेस किया। तो अगर इनिशियली आपका ये इधर था, सो दिस इज अ ब्लॉक हियर, तो इनिशियली यू आर हैविंग अ ब्लॉक हियर बट फाइनली यू हैव कंप्रेस्ड इट, आपने ब्लॉक को यहाँ पे कहीं पहुँचाया और आपने इसको 5 सेंटीमीटर कंप्रेस किया, आपने इसको कंप्रेस किया। नाउ द ब्लॉक इज मूव टुवर्ड्स द वॉल कंप्रेसिंग द स्प्रिंग ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। आपने इसको यहाँ लिया, इनिशियल पोजीशन से कंप्रेस किया और अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड देन सडनली रिलीज्ड, फिर आपने ब्लॉक को यहाँ छोड़ा और वो वापस चला जाएगा। बाय द टाइम द स्प्रिंग रिगेन्स द नेचुरल लेंथ, जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लंबाई पे आ जाएगी एंड ब्रेक्स द कंटैक्ट द ब्लॉक, ब्लॉक आगे जाएगा, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक इज। क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं और कोई एजेंट नहीं है, क्योंकि एजेंट ने सिर्फ इसको यहाँ पहुँचाया और फिर छोड़ दिया। सो एजेंट इज मिसिंग एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज मिसिंग, देयरफॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी plus initial potential energy is equal to final kinetic energy plus final potential energy. That's what we mean by the statement of law of conservation of energy. But ये तब वैलिड होता है जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मिसिंग होते हैं और एजेंट मिसिंग होता है, वो दोनों इसमें है। तो इनिशियली ये कंप्रेस्ड है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखोगे दैट्स हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ के, क्योंकि आपने कंप्रेस किया और एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, वो लास्ट में ड्रॉप करेंगे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है ब्लॉक का, यहाँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ब्लॉक वेलोसिटी गेन करेगा जब ये रिलीज होगा, सो इट्स हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर वेयर एम इज द मास ऑफ द ब्लॉक एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज 0, क्योंकि वो नॉर्मल लेंथ में आ गया, अब उसमें कोई कंप्रेशन या एक्सपेंशन नहीं। तो 0 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ, हमें जो निकालना है दैट्स वेलोसिटी। तो यहाँ पे 2 2 भी कैंसिल आउट हुआ, तो वेलोसिटी स्क्वायर हो गया बराबर, वेलोसिटी स्क्वायर हो गया बराबर इट्स के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। तो अगर हम रूट लेंगे इट इज रूट ऑफ के बाई एम then multiplied by x square. So this is the formula. Now velocity root of k by m, k आपको 800 दिया और mass of the block दिया है 2 kg। उसके बाद multiplied by बाहर that is x square is 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब होता है बराबर 0.05, तो 0.05 का होल स्क्वायर जो है 0.05, क्यों 5 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻2 उसको मीटर बनाता है। तो ये होता है यहाँ 400 का रूट होता है 20, तो ये बना 20 और ये बना 0.05 का स्क्वायर, स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, तो मैंने बच्चे यहाँ पे ये हुआ रूट ऑफ, ये स्क्वायर तो कैंसिल आउट हुआ, यहाँ तो स्क्वायर है ही नहीं, सॉरी इट इज 0.05 ओनली, क्योंकि जब मैंने टेकिंग रूट लिया रूट इस पे आया और स्क्वायर रूट कट गया, इट इज 0.05, तो ये 0.05, तो एक जीरो इसको बनाएगा 0.5 इंटू 2 होता है 1, सो वेलोसिटी शुड बी 1 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज नथिंग बट योर ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
A block of mass m slides down an inclined plane as shown in the figure. When it reaches the bottom, it presses the spring by a length. तो ये ब्लॉक जब यहाँ आया तो इस ब्लॉक का नीचे आना और इसमें कोई फ्रिक्शन का नाम निशान नहीं है, तो हमें इसको स्मूथ लेना है बाय कन्वेंशन. When it's given its friction, then it's friction. When it's not given, then it's taken always as smooth. So when it reaches the block, it presses the spring by a length. Spring length is less than h. तो spring का जो length है ना, spring का जो length है, that's very small. अगर वो very small है और block इसको press करेगा, तो it will be almost on ground. After pressing, it will be almost on ground. So after compression, क्योंकि block जब hit करेगा, it will be almost on ground. और जब ग्राउंड पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, ग्राउंड वाली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी. सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय दिस. तो स्प्रिंग का लेंथ छोटा देना हाइट के कंपैरिजन में, ये कहना चाहता है कि स्प्रिंग का लेंथ हाइट के कंपैरिजन में बहुत कम है. द कंक्लूजन इज दैट कि जब ये ब्लॉक इसको प्रेस करेगा तो पहली लेंथ कम है, प्रेस करने के बाद इट विल बी ऑलमोस्ट ऑन ग्राउंड, एंड विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो. ब्लॉक जब यहाँ आएगा तो वो ऑलमोस्ट ग्राउंड पे आ जाएगा और उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ पहले हाइट से कम है और कंप्रेशन के बाद वो उसको कंप्रेस करेगा और ब्लॉक जो है ऑलमोस्ट ग्राउंड पे आ जाएगा. तो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट अ ब्लॉक ऑफ मास m slips down an inclined plane as shown in the figure. When it reaches the bottom, it presses the spring by a length, and what we have to calculate, spring constant, spring length is less than, and spring constant is k. तो बच्चों अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और ना ही इसमें कोई एजेंट है, तो हम लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी देन प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. नाउ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक वहाँ रेस्ट पे जीरो, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग का तो जीरो है क्योंकि वो नॉर्मल लेंथ पे, कोई कंप्रेस्ड नहीं है. स्प्रिंग का तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, बट ब्लॉक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऊपर है, उसका हाइट है, तो इट इज mgh इज इक्वल. फाइनल काइनेटिक एनर्जी में उसने कंप्रेस किया स्प्रिंग को, अगेन फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, बट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में आपका जो है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बट स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड है, और स्प्रिंग अगर कंप्रेस्ड है बाय सम डिस्टेंस x, so it's half of kx square, because whenever a spring gets compressed it stores energy in the form of potential energy, and that's given by half of kx square. तो बच्चों यहाँ mgh हो गया बराबर हाफ ऑफ kx स्क्वायर. तो हमें शायद यहाँ k निकालना है या x निकालना है, कंप्रेशन निकालना है, x निकालना है. सो यहाँ पे ये हुआ 2mgh डिवाइडेड बाई k, और इस पे रूट आ जाएगा, और ये हुआ बराबर x. सो आप देख लीजिए 2mgh by k raised to 1/2, that is option number first is the right answer for this particular question. तो these are the question जो वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है, और वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि अगर एजेंट और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट होते हैं ना किसी सिस्टम में, तब उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा वैलिड होता है, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट्स विद एन एफिशिएंसी ऑफ 90%, अ पंप ऑपरेटेड बाय द मोटर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 80%, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज. तो ये ऐसी बात हो गई कि ये मोटर है, फिर मोटर जो है पंप को ऑपरेट करता है, और पंप को जब ऑपरेट करता है तो अब आपको बोल रहा है कि मोटर की एफिशिएंसी जो है वो 80-90% है, और पंप की एफिशिएंसी जो है वो 80% है. दैट इज व्हाट इज द कंक्लूजन. इस क्वेश्चन का जो शॉर्टकट है, दैट इज द शॉर्टकट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि जब आपके ये सीरीज में जुड़े हो मोटर और ये पंप, तब जो ओवरऑल एफिशिएंसी होता है, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ ईच इंडिविजुअल स्ट्रक्चर मल्टीप्लाई करके, and that is how we can calculate it in the smallest possible time. तो ओवरऑल एफिशिएंसीज, पहले का एफिशिएंसी जो है 90%, इट मीन्स 90/100, दूसरे का एफिशिएंसी 80%, इट इज 80/100 मल्टीप्लाइड बाई 100. सो क्योंकि यहाँ दो ही है और एफिशिएंसी निकालने का यही तरीका है. तो बच्चों 100 और 100 यहाँ कैंसिल आउट होगा, 0 और 0 कैंसिल आउट हो गए, 9 8 72% शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. 72% इसका ये तरीका है शॉर्टेस्ट. दूसरा हो गया कि आपका मोटर ये है, दिस इज योर मोटर. अब मोटर में जो इनपुट पावर P है, तो उसकी एफिशिएंसी मतलब आउटपुट जो है, दैट इज 90% ऑफ P, दैट्स 90% ऑफ P, क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट, एंड इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट्स एट एन एफिशिएंसी ऑफ 90%. सो आउटपुट इज ओनली 90% ऑफ द P, दैट्स इनपुट. 0 0 यहाँ कैंसिल आउट होगा, तो ये बना 9/10 P. अब ये जो एफिशिएंसी है, ये आगे इनपुट बनेगा आपके
आपके पंप का, और जब ये इनपुट बना पंप का तो फिर आउटपुट उसका जो है 80% है, दैट इज 80/100 ऑफ द इनपुट, दैट इज 9/10 ऑफ पी। तो बच्चों यहां 0 0 कैंसिल आउट हुआ और फिर ये बना आपका, सॉरी, तो कहानी ये है बच्चों, और 0 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ, इट्स 9 8 72 एंड इट विल बी डिवाइड बाय 100। अगर हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे 100 यहाँ कैंसिल आउट होगा, इट इज अगेन 72% इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, बट शॉर्टेस्ट वे जो है आप इन फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करते चलिए, आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज power supplied to a particle of mass 2 kg varies with time as, so this is power is equal to 3t square and divided by 2. So here t seconds and v is velocity of the particle at t equal 0, velocity 0, the velocity of the particle at t equal 2 seconds will be. तो power आपको पता होना चाहिए, that is rate of kinetic energy. Power होता है rate of kinetic energy, rate of change of kinetic energy, and then it is divided by 2. तो change in kinetic energy जो होगा that is 3t square divided by 2 multiplied by dt. Integrating both sides you can get the kinetic energy out of here, integration of dk होता है k, that's kinetic energy equal 3/2 बाहर आएगा, ये हो गया बराबर t³/3, और यहाँ पे 3 3 कैंसिल आउट हो गए, काइनेटिक एनर्जी t³/2। अब ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब कहानी ये है, एट टाइम 0 द वेलोसिटी 0, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आपका एट t = 2 सेकंड। तो एट t = 2 सेकंड हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो t = 2 सेकंड, क्योंकि टाइम 0 पे तो वेलोसिटी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। 2 सेकंड पे हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो ये हो गया 2 का क्यूब और डिवाइडेड बाय हो गया 2, तो 2 का क्यूब हो गया 8 डिवाइड बाय 2 होता है 4, तो काइनेटिक एनर्जी इज 4, बट काइनेटिक एनर्जी खुद होता है बराबर हाफ ऑफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे इट्स 1/2, मास ऑफ द बॉडी जो है आपका दैट्स 2 kg एंड मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो 2 2 कैंसिल आउट, v हो गया 2 मीटर पर सेकंड, शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो बिल्कुल पावर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और इससे हमने पहले काइनेटिक एनर्जी निकाली, और काइनेटिक एनर्जी जो है आपका हाफ ऑफ mv स्क्वायर है, इक्वेट करके आपका वेलोसिटी आ गया। 3 weights are hanging over a smooth fixed pulley as shown in the figure. What is the tension in the string connected between B and C? तो यहाँ में टेंशन निकालना है। यहाँ टेंशन निकालने से पहले आप देखिए इन दोनों ब्लॉक्स का मास जो है 4 kg है, तो ये 4 kg यहाँ की तरफ है और यहाँ 5 kg है, तो 5 kg ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन यहाँ होगी और ये ऊपर उठ के आएगा। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे बाय द फॉर्मूला दैट m1 - m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 मल्टीप्लाइड बाय g। तो अगर आप यहाँ देखिए एक्सेलरेशन हो गया m1 - m2, m1 हो गया 5 - 4 क्योंकि वो 4 है, m2 ये m1 हो गया 5 kg और ये हो गया 4, सो 5 - 4 डिवाइड बाय 5 + 4 और मल्टीप्लाइड बाय हो गया g। तो a हो गया बराबर g/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने पहले एक्सेलरेशन निकाला, अब हमें इस ब्लॉक में टेंशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस थर्ड में टेंशन निकालना है। तो पहले इसका वेट हो गया mg, तो इट्स 1 × g, इट्स ओनली g, और इसकी वजह से यहाँ टेंशन आएगा। अब टेंशन जो है इससे ज़्यादा है, टेंशन यहाँ पे भी आएगा, बट हमें काम यहाँ से आराम से हो जाएगा। टेंशन हमें चाहिए तो t इससे ज़्यादा है क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो t - g एक्चुअली इट इज mg बट m is 1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज 1 एंड एक्सेलरेशन इज a, एंड a हमने निकाला दैट इज g/9, तो t हो गया बराबर g/9 देन प्लस g। तो आंसर होना चाहिए इसका दैट इज 10/9g इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विच इज 10/9g। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज that 2 blocks of mass 6 and 4 kg are connected by a rope of mass 2 kg are resting on a frictionless floor as shown in the figure. If a constant force of 60 Newton is applied to 6 kg block, then the tension in the rope at midpoint of the string is. So we have to calculate tension here. तो सबसे पहली फुर्सत में आपका एक्सटर्नल फोर्स है 60 न्यूटन जो इसको खींच रहा है विद कॉमन एक्सेलरेशन, और कॉमन एक्सेलरेशन निकालने का तरीका होता है नेट फोर्स दैट इज 60 डिवाइड बाय नेट मास। नेट मास में ये 4 kg है और इस रॉड का मास यहाँ 2 kg है और प्लस इस ब्लॉक का मास यहाँ 6 kg है, तो ये हो गया बराबर 60 डिवाइडेड बाई 12 और ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहली फुर्सत में हमने एक्सेलरेशन निकाला और अब हमें यहाँ मिड पॉइंट पे टेंशन निकाला। तो यहीं से सिस्टम को काट दो और काटने के बाद आपके पास एक 4 kg का ब्लॉक है और उसके साथ एक रॉड अब कनेक्टेड होगी जिसका मास सिर्फ 1 kg होगा, क्योंकि पूरी रॉड का मास 2 kg है, आधी रॉड का मास 1 kg होगा, और ये है आपका रिक्वायर्ड टेंशन, क्योंकि यही टेंशन यहाँ इसको आगे खींचेगा और यही टेंशन पीछे रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर टेंशन। तो टेंशन यही एक्सेलरेट करा रहा है आगे,
तो इस ब्लॉक को पर्टिकुलरली, इस पूरे पोर्शन को, तो टेंशन होता है बराबर दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हो गया 5, एक्सेलरेशन हो गया 5, तो आंसर शुड बी 25 न्यूटन। सो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, विच इज नथिंग बट योर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज A balloon of mass m is descending at a constant acceleration alpha। तो हमारे पास एक बैलून है, और इस बैलून का मास m है एंड इट इज डिसेंडिंग डाउन, इट इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन दिस। तो यार इसका वेट डाउनवर्ड्स है, बट बैलून है तो अप थ्रस्ट ऊपर की तरफ होगा हवा का, और ये नीचे आ रहा है, तो mg इज ग्रेटर देन u मींस एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स। तो अगर हम इमीडिएटली इसकी इक्वेशन बनाएं तो ये बनेगा mg माइनस यू इज इक्वल टू ma। सो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ सेव करता हूँ। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हेन अ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम द बैलून इट स्टार्ट्स राइजिंग विद द सेम एक्सेलरेशन। अब आपने इसे एक मास माइनस कर दिया, दैट इज m माइनस m अब मास हो गया, और अब अपथ्रस्ट तो ऊपर ही हवा लगेगा, वेट अब जो होगा दैट विल बी m माइनस m इंटू जी। बट इस वक्त अपथ्रस्ट इससे ज्यादा और उसी एक्सेलरेशन से ऊपर भगा रहा है, तो इस वक्त की इक्वेशन बनेगी u माइनस, दैट इज u माइनस इट इज m माइनस m इंटू जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट्स m माइनस m, it is sorry it's m minus m, it's m minus m multiplied by a। तो हमें निकालना क्या है इसमें, what is the value of m, तो हमें स्मॉल m निकालना। तो स्मॉल m निकालने के लिए जो है मैं ये u यहाँ से निकाल दूँ, तो u अगर आप देखोगे यहाँ पे u हो गया बराबर mg माइनस दैट ma। तो ये u के बदले में यहाँ ड्रॉप करूँ तो ये हुआ mg माइनस ma, mg माइनस ma। क्या किया मैंने, u के बदले mg माइनस ma लिखा, एंड देन ये अपना सॉल्व किया, माइनस इट्स एम जी, बिल्कुल सही, माइनस और माइनस हो गया प्लस एम जी, क्योंकि एम इंटू जी, ये हो गया बराबर एम इंटू ए, देन माइनस एम इंटू ए। अगर आप देखोगे यहाँ प्लस एम जी माइनस एम जी कैंसिल आउट हुआ, और फिर हम यहाँ पे ये माइनस एम जी उधर लेंगे, माइनस एम ए उधर लेंगे, ये एम जी है, और यहाँ पे ये एम ए इधर लाएंगे, एम एक साइड जमा करेंगे तो ये हुआ प्लस एम ए इज इक्वल, ये एम ए उधर जाएगा तो ये बनेगा 2ma, क्योंकि यहाँ पहले ma है और ये ma उधर होके 2ma हो जाएगा, तो यहाँ m जो है कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ 2ma डिवाइडेड बाई g प्लस ए। सो 2ma प्लस g प्लस ए, 2ma प्लस g, 2ma प्लस g प्लस ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ थ्रस्ट भूलना नहीं है, फिर इक्वेशंस बना के आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चेन ऑफ वेट W हैंग्स between two fixed points A and B as shown the figure at the same level। तो लेवल सेम है और थर्ड सेम है, तो टेंशन सेम होगा। then the vector force exerted by the chain on each end। तो हमें यहाँ टेंशन एट ईच एंड निकालना है, एंड द टेंशन इन द चेन एट द लोवेस्ट पॉइंट, और यहाँ पे भी टेंशन निकालना है जब इसको काट दे। तो कहानी है बच्चों, अगर आप इस डायग्राम में इस टेंशन को यहाँ दिखाएं तो दिस इज द टेंशन हियर एक्चुअली, और यहाँ पे भी ये टेंशन ऐसे होगा, और अगर टेंशन ऐसे होगा तो हम यहाँ ये हॉरिजॉन्टल खींच सकते हैं ऐसे। सो आई कैन एक्सट्रापोलेट इट लाइक दिस। अगर ये थीटा तो डेफिनेटली ये भी थीटा, और अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट यहाँ करें तो अगर ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और यहाँ पे जो है इसका वेट है दैट इज एम जी, दैट्स द वेट हियर। तो वेट जो है, या मैं वेट डब्ल्यू ही लिखूँ क्योंकि यहाँ एम बाद में देखेंगे हम, नो वेट में ही आंसर है। तो ये इसका पिक्चर बनता है। अगर मैं इसका पॉइंट डायग्राम यहाँ बनाऊँ तो पॉइंट डायग्राम कैसा बनेगा इसमें, द पॉइंट डायग्राम विल बी हियर दैट दिस अ पॉइंट, इस पे वेट डब्ल्यू है, और फिर यहाँ की तरफ एक टेंशन T है, यहाँ की तरफ एक टेंशन T है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो है आप देख लीजिए डायग्राम में थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो है ये थीटा है। अगर मैं T को यहाँ रिजॉल्व करूँ बच्चों तो T का एक कंपोनेंट ये कॉस, ये साइन, ये कॉस, ये साइन, तो दो 2t साइन थीटा जो है ऐड हो जाएंगे। t साइन थीटा प्लस t साइन थीटा 2t साइन थीटा। अगर वेट बैलेंस कर रहा है तो 2t साइन थीटा जो है वेट को बैलेंस कर रहा है, तब जाके इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। हमें चाहिए था द टेंशन, तो टेंशन होना चाहिए थर्ड में, दैट इज w बाई 2 साइन थीटा। तो टेंशन मिला हमें एंड दैट इज w बाई 2 साइन थीटा। सो w बाई 2 साइन थीटा, w बाई 2 साइन थीटा, एक ही ऑप्शन चमक रहा है, इट इज w बाई 2 साइन थीटा, बाकी किसी में w बाई 2 साइन थीटा नहीं, तो ऑप्शन यही है। बट हमें फिर मिड पॉइंट पे भी टेंशन निकालना, उसके लिए हम इसको काट देंगे। तो ये था आपका वॉल एंड दिस इज हियर टेंशन, हॉरिजॉन्टल के साथ जो है एंगल है, छोड़ दीजिए इसको फिलहाल, और ये यहाँ पे भी एंगल थीटा था, और अब मैंने रोप जो है काट दिया। तो रोप काट दिया, और अब जब रोप काट दिया इधर यहाँ ट्रिम कर दिया उसको, तो रोप काटने पे यहाँ पे जो टेंशन टी डैश हमें निकालना है, क्योंकि आधी रोप यहाँ है तो आधा वेट यहाँ पे w बाई 2 है। तो अगर हम इसका भी एक पॉइंट डायग्राम डेवलप करें तो पॉइंट डायग्राम में वेट w बाई 2 नीचे है, w बाई 2 नीचे है, टी डैश हमें इसमें टेंशन डेवलप करना है, और फिर यहाँ पे जो है एक टेंशन T है
एंड दिस एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा। तो अगर हमें इसमें निकालना है दैट वी हैव टू कैलकुलेट टी डैश, दैट इज मिड पॉइंट पे टेंशन। तो टी डैश यहाँ पे जो है वो सीधे आ जाएगा टी, ये हुआ साइन, दिस इज कॉस, तो टी डैश डायरेक्टली यहाँ पे टी कॉस थीटा के बराबर है, तो टी कॉस थीटा के बराबर, तो टी डैश इज इक्वल टी कॉस थीटा, टी मैंने निकाल के रखा है, इट इज w बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये हुआ w बाई 2, और w बाई 2 कॉस बाई साइन होता है कॉट, क्योंकि साइन बाई कॉस होता है टैन, सो w बाई 2 कॉट थीटा शुड बी द राइट आंसर, एंड दिस इज नथिंग बट योर ऑप्शन नंबर थर्ड। सो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, आराम से इसको देख लीजिए, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो इसको दो बार देखिए, ये आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? नॉन इनर्शियल फ्रेम इज एक्सेलरेटेड फ्रेम, एग्जैक्टली सही है, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स आर एक्सेलरेटेड, इनर्शियल फ्रेम्स आर दैट इज दे आर नॉट एक्सेलरेटेड। आपके जो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, बिल्कुल सही है। नॉन इनर्शियल फ्रेम इज कॉल्ड एज नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स आर एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड नहीं होते। द अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम, नो, अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि अर्थ रोटेट करता है तो इसकी एक एक्सेलरेशन होती है 0.034, बहुत कम होती है बट एक्सेलरेशन होती है। तो अगर आप बाहर से इसको देख रहे हैं, सो इट्स एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो दैट्स व्हाई इट्स अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो ए एंड डी शुड बी द राइट आंसर, ए एंड डी जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज दिस वन, अ मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग ए वर्टिकल रोप। तो इसके लिए सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। सो वी आर हैविंग अ वर्टिकल रोप लाइक दिस एंड अ मंकी इज होल्डिंग इट, द रोप विल नॉट ब्रेक। तो यहाँ पे एक मंकी मैं बनाता हूँ, सो दिस इज माई मंकी हियर। तो इस मंकी ने इसको होल्ड करके रखा है और ये बोल रहा है कि द मंकी इज हैविंग सम वेट 20 kg, तो मंकी का वजन जो है वो 20 kg है। बोलता है द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, but will break if the mass exceeds 25 kg. What is the maximum acceleration with which the monkey can climb up the rope? Maximum acceleration क्या, मैंने इसको निकाल दिया सर, ये थोड़ा शोर कर रहा है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे मंकी जो है क्लाइंब अप करे? तो बच्चों जो ये मैक्सिमम वेट बर्दाश्त कर सकता है दैट इज व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड एज अ ब्रेकिंग टेंशन। तो ये ब्रेकिंग टेंशन होता है और ब्रेकिंग टेंशन आपका 25 × 10 मतलब 250 न्यूटन, मतलब 250 न्यूटन अगर आपने दिया ना तो रोप जो है वो ब्रेक हो जाएगा, वी कॉल दिस इज ब्रेकिंग टेंशन। और ब्रेकिंग टेंशन आपने पढ़ा होना चाहिए अपने क्लासरूम प्रोग्राम्स में, ये होता है mg+a, क्योंकि जब मंकी ऊपर जाता है ना तो ये ब्रेकिंग टेंशन बनता है mg+a मैक्स। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ब्रेकिंग टेंशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ही ब्रेकिंग टेंशन डेवलप होता है। और ये कैसे होता है? जब मंकी ऊपर जाता है, टेंशन इज ऑलवेज अवे, मंकी ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तभी आपका जो है ब्रेकिंग टेंशन आता है। तो यहाँ t - mg, क्योंकि ये वेट है तो t - mg जो होता है ma होता है, तो t - mg, t इज ग्रेटर देन दिस इज ma। ये मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखाता हूँ, अदरवाइज आपने पढ़ा होना चाहिए। ये हुआ mg+a मैक्स, क्योंकि उस वक्त की एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, दैट इज क्या जो ब्रेकिंग टेंशन का हमारा इक्वेशन आ जाता है। तो अब ब्रेकिंग टेंशन आपको 250 दिया है और ये आपका मास जो है मंकी का दैट्स प्रोवाइडेड एज 20 एंड देन g आप जानते हो 10 प्लस यहाँ से हमें आराम से a मैक्स आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे 0 0 कैंसिल, 25 को 2 से डिवाइड करो, ये हुआ 12.5 माइनस करिए 10, ये हुआ आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो ये हुआ 2.5 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर इज a मैक्स शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज नथिंग बट योर ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ बर्ड इज स्टैंडिंग स्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो आपके पास एक केज है और वो क्लोज्ड केज है। तो क्लोज्ड केज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। क्लोज्ड केज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट स्टोरी होता है और आप इसको देखिए कि इसमें एक बर्ड स्टिंग है, अ बर्ड स्टिंग इन अ लार्ज केज, क्लोज्ड केज विच इज प्लेस्ड ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस। तो ये स्प्रिंग बैलेंस पे और इट रिकॉर्ड्स अ वेट ऑफ 25 न्यूटन। तो पहले बर्ड बैठा हुआ है तो रीडिंग जो है आपकी जो स्प्रिंग बैलेंस की है तो वो होना चाहिए बराबर, दैट इज m + m, दैट इज मास ऑफ केज प्लस मास ऑफ बर्ड एंड देन मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि स्टिंग कंडीशन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और रीडिंग जो आ रही है आपकी 25 न्यूटन। तो अगर 25 न्यूटन रीडिंग आ रही है तो यहाँ मास ऑफ केज प्लस मास ऑफ बर्ड। तो आप देख लीजिए द बर्ड इज हैविंग मास 0.5, तो बर्ड का मास 0.5 और g हो गया 10। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे ये बनेगा 2.5 और फिर 2.5 में से 0.5 माइनस करिए तो इमीडिएटली आपका मास ऑफ केज आएगा और मास ऑफ केज आएगा दैट इज 2 kg। तो हमने पहले केज का मास निकाला, बर्ड का मास 0.5 है, केज का मास 2 kg आ गया आपका। तो अब द बर्ड फ्लाइज अपवर्ड इन द केज। तो अब बर्ड ने ऊपर की तरफ फ्लाई किया विद सम एक्सेलरेशन इन द केज विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर। तो जब ये ऊपर करेगा सीडो नीचे बनेगा। तो अब आपका जो अपथ्रस्ट है, क्योंकि बर्ड हवा में है तो इट विल प्रोवाइड द एयर विल प्रोवाइड द अपथ्रस्ट, और अपथ्रस्ट वापस जो है ऐसा नहीं है कि एयर बर्ड पे अपथ्रस्ट देगा,
वो बर्ड जो है वापस एयर पे अपथ्रस्ट देगा, और वो अपथ्रस्ट क्योंकि ऊपर जा रहा है वो होना चाहिए मास ऑफ बर्ड इंटू जी प्लस ए, क्योंकि आप जानते हो जब ये एक्सेलरेट ऊपर करेगा तो सीडो, जैसे आपने वो लिफ्ट बेस्ड क्वेश्चंस किए होते हैं, तो द अपथ्रस्ट विल बी प्रोवाइडेड हियर एंड इट विल बी मास ऑफ बर्ड, क्योंकि बर्ड उड़ रहा है, केज तो रुका हुआ है, इट इज जी प्लस ए। तो अपथ्रस्ट यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ बर्ड इट इज 0.5, जी हो गया 10 प्लस एक्सेलरेशन बर्ड का जो है 2 है, तो ये हुआ 12 एंड इट इज 6 न्यूटन। अब जो है ये आ गया अपथ्रस्ट। अब जो फाइनल रीडिंग होनी चाहिए, दैट रीडिंग फाइनल होना चाहिए, दैट इज मास ऑफ केज, देन प्लस मास ऑफ बर्ड, और नहीं प्लस अपथ्रस्ट, क्योंकि मास ऑफ केज नहीं, सॉरी बच्चों, इट इज वेट ऑफ केज, अपना केज का वेट, दैट्स mc इंटू जी, प्लस जो है आपका अपथ्रस्ट आएगा, क्योंकि अब बर्ड फ्लाई कर रहा है और वो अपथ्रस्ट से दबा रहा है आपके लिफ्ट को, आपके केज को। सो मास ऑफ केज जो है दैट्स 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, देन प्लस अपथ्रस्ट जो है जो बर्ड पे लग रहा है और वो वापस एक्शन रिएक्शन पेयर के हिसाब से दे रहा है, दैट इज 6। तो ये हुआ 20 प्लस 6 एंड दैट इज नथिंग, 26 न्यूटन शुड बी द राइट आंसर। एंड पहले अगर रीडिंग 25 न्यूटन थी, बर्ड के ऊपर उड़ने से केज में, क्लोज्ड केज में रीडिंग बढ़ेगी एंड दैट इज 26 न्यूटन। अगर ये ओपन होता तब कुछ डिफरेंट सिनेरियो होता, बट ये क्लोज्ड केज है, क्लोज्ड केज में रीडिंग चेंज होती है, बर्ड ऊपर जाएगा तो कम बढ़ जाएगा, और अगर बर्ड नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता तो कम हो जाता, एज पर दैट ऑफ सीडो फोर्स एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। उसके बाद अ मंकी इज डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद द ब्रेकिंग टेंशन, तो डिसेंडिंग डाउन, तो ब्रांच ऑफ अ ट्री मानिए आप, थर्ड मानिए, हमारे लिए एक ही होता है, और ये मंकी जो है इस वक्त, जो मंकी आपका है वो डिसेंडिंग डाउन कर रहा है नीचे की तरफ, तो मंकी नीचे की तरफ जो है डिसेंड डाउन कर रहा है। तो आप बोलोगे ट्री दिया है, आपने थर्ड बनाया, एक ही बात है बच्चे, ब्रांच एंड थर्ड इज सेम थिंग। सो डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है। इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 75% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी, सबसे पहले इक्वेशन ये हो गया वेट, ये हो गया टेंशन, और ये इससे ज्यादा है तो mg माइनस टी जो है ma के बराबर हो गया। तो यहाँ पे t जो है दैट्स mg माइनस ma इज इक्वल टी, और t जो है आपका दैट इज m, इट इज g माइनस a, तो ये आपकी इक्वेशन आई। तो अब आपको बोला जा रहा है कि ब्रेकिंग टेंशन जो है वो 75%, तो ये 75% मतलब ये हो गया 3/4 ऑफ mg, तो इट इज 75% ऑफ द वेट ऑफ मंकी, इट इज 75% हो गया, 75/100 दैट रिड्यूसेस 3/4 ऑफ mg इज इक्वल टू m एंड देन इट इज g माइनस a। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें किस एक्सेलरेशन से मंकी हमारा नीचे आ रहा है, तो mm कैंसिल आउट हुआ, 3/4g जो है 3/4g इज इक्वल इट इज g माइनस a, ये इधर लाइए, ये बनेगा g माइनस 3/4g, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया इट इज 4g माइनस 3g हो गया, g/4 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन, g/4 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो एक असेंडिंग वाला था, एक डिसेंडिंग वाला है, दोनों क्वेश्चन कवर हो गए। उसके बाद बच्चे ये जो आपका स्प्रिंग मास कनेक्टेड सिस्टम होता है ना, इसकी एक ही फॉर्मूला होती है, दैट इज समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल m1a1 प्लस m2e2, क्योंकि ये स्प्रिंग नहीं है कि दोनों ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, इसमें स्प्रिंग कंप्रेस्ड भी हो सकती है, इलोंगेटेड हो सकती है, या तो मासेस की एक्सेलरेशन सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, बट वी हैव टू कैलकुलेट, अगर सेम आई तो सही, तो आपका स्प्रिंग जो है पूरा इलोंगेटेड है और उसमें जो है आपका फोर्स पूरा ट्रांसफर हो रहा है, तब दोनों की एक्सेलरेशन सेम है। बट यहाँ कहानी ये है कि हमें कुछ नहीं पता है कि क्या हुआ, और इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो उसको पुल कर रहा है शुड बी इक्वल इंडिविजुअल m1a1 प्लस m2a2। तो द masses of 10 kg and 20 kg respectively are connected by massless spring as shown in the figure. A force of 200 Newton acts on the 20 kg mass, डायग्राम में दिख रहा है, at the instant the 10 kg mass has an acceleration of 12 मीटर, क्योंकि फोर्स उधर एक्सेलरेशन भी उधर होगी, तो ये 12 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg मास, 20 kg मास का एक्सेलरेशन जो है दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो कहानी ये है, समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ 200 न्यूटन है जो बाहर से लग रहा है, इट्स m1a1, तो m1a1 हो गया 10 इंटू 12 प्लस m2 हो गया आपका 20, बट उसका एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है। तो बच्चों ये हुआ 200 माइनस हुआ ये 120 इज इक्वल हुआ बराबर 20a, तो ये हुआ 80 इज इक्वल 20a, और ये हुआ 0 0 कैंसल, a हुआ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्लियरली पता चला कि इसकी 12 है जबकि इसके एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बिल्कुल यहाँ डिफरेंट है एंड दैट शुड बी द राइट आंसर, एंड ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दैट इज दिस वन, if force free space in force free space a constant, मतलब in force free space हो गया external forces absent, in force free space a satellite is sweeping stationary interplanetary dust at a rate dm by dt is equal to alpha
into v, where m is the mass of the satellite and m is the mass of the satellite, v is its velocity and alpha is the constant. The retardation of the satellite will be, ये क्वेश्चन आया भी है आपका PYQ है, आप आराम से जानते हो। तो सबसे पहले हम फोर्स का इक्वेशन लिखिए न्यूटन सेकंड लॉ का, और न्यूटन सेकंड लॉ का जो इक्वेशन है फोर्स का, दैट इज हमारा मास पहले कांस्टेंट होता है, इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या हमारा ये हो सकता है दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड इट इज अ वेरिएबल मास सिस्टम, दैट्स dm/dt. सो दिस इज नथिंग बट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इट इज कॉल्ड एज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये टोटल फॉर्म में है कि अगर मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वेरिएबल है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास वेरिएबल, इट्स वेरिएबल मास सिस्टम। बट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसको इमीडिएटली जीरो ड्रॉप करते हैं, तो इट इज m dv/dt देन प्लस इट इज v dm/dt। तो कहानी ये है बच्चों, आपका जो है dm/dt इज अल्फा, dm/dt इज अल्फा, तो इसको हम यहाँ लाते हैं, पहले ये इधर ही रखते हैं और उसको उधर लेते हैं, तो ये बना m dv/dt हो गया बराबर ये माइनस v dm/dt। सो दिस इज हाउ वी कैन, है ना, हम इसको डेवलप कर सकते हैं। अब ये हुआ मास, और अब आपका रिटार्डेशन निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द सैटेलाइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट इज रिटार्डेशन, तो मैं लिखूं यहाँ एक्सेलरेशन लिखिए, रिटार्डेशन लिखिए, क्योंकि नेगेटिव है दैट्स वाई रिटार्डेशन, इट्स माइनस वी, एंड dm/dt आपको प्रोवाइडेड है, दैट्स अल्फा इनटू वी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रिटार्डेशन इसलिए क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, इट्स माइनस, ये हुआ अल्फा वी स्क्वायर, ये हुआ अल्फा वी स्क्वायर और डिवाइड बाय हो जाएगा m। सो रिटार्डेशन इज माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय m, माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। सो अल्फा स्क्वायर बाय m शुड बी द राइट आंसर, अल्फा स्क्वायर बाय m, एक ही ऑप्शन चमक रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज दिस वन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा सीडो फोर्स जब आप पढ़ते हो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। अ पार्टिकल स्लाइड्स डाउन इन इंक्लाइंड plane of elevation theta. So we have an inclined plane of elevation theta here, or fixed in an elevator going up with an acceleration a naught. तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इसकी एक्सेलरेशन जो ऊपर जाने की है, तो ये आपका एक्सेलरेटिंग फ्रेम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। द बेस ऑफ द इंक्लाइन हैज अ लेंथ l, तो अगर बेस ऑफ द इंक्लाइन की लेंथ l है तो इसकी कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आप देखोगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है cos, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज मान लो ये मैंने स्मॉल l ले लिया, तो बेस हो गया l डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हो गया आपका जो रिक्वायर्ड इंक्लाइन प्लेन है, इट इज cos ऑफ थीटा। तो l किसके बराबर हुआ, l हो गया बराबर l बाई कॉस थीटा। तो सबसे पहली फुर्सत में आपको पता होना चाहिए कि इंक्लाइन प्लेन की लेंथ जो है वो l बाई कॉस थीटा के बराबर है। तो बेस ऑफ द लेंथ इज हैविंग लेंथ l, तो हमें इंक्लाइन प्लेन की लेंथ चाहिए, वो मैंने कैलकुलेट किया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द बॉटम, हमें ये बोलना है कि ये पार्टिकल यहाँ से निकला बॉटम पे आने को इसको कितना वक्त लगेगा। तो बच्चों अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें दैट्स s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली जो आपका ब्लॉक था वो रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। नाउ s इज द लेंथ जो इसको ट्रैवल करनी है, और वो लेंथ जो है स्मॉल l है और वो है बराबर l बाई कॉस थीटा। तो ये l बाई कॉस थीटा इज द लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन, इट इज हाफ ऑफ देन एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, देखो बच्चों ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, अगर आप ऐसे देखते हैं तो इसका वेट होता बराबर g, बट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने से ही बना g प्लस ए नॉट, सीडो फोर्स नीचे एक्ट करेगा, और इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लगेगी दैट विल बी g प्लस ए नॉट एंड देन इट इज साइन थीटा, क्योंकि आप जानते हो जब आप g प्लस ए नॉट को रिजॉल्व करोगे ये साइन कंपोनेंट ये बनेगा कॉस, तो मुझे ये वाली एक्सेलरेशन चाहिए जो इसको नीचे ला रहा है, तो ये बनेगा बराबर इट इज इक्वल टू g प्लस ए नॉट एंड देन इट इज साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। टी हमें निकालना है तो टी स्क्वायर इधर रखिए या फिर इसमें लाते हैं बाद में इसको, तो ये बना l डिवाइडेड बाई और 2l, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा, 2l डिवाइडेड बाई ये बना g प्लस ए नॉट, ये हुआ साइन थीटा और ये हुआ cos थीटा। अगर आप स्क्वायर उड़ा देंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, तो दिस शुड बी द आंसर, इट इज 12 डिवाइडेड बाय g प्लस ए नॉट, 12 डिवाइडेड बाय g प्लस ए नॉट, it is sin theta cos theta, which is nothing but your option number 4 is the right answer of this question, g plus a naught sin theta plus cos theta, और ऊपर जो है इसका रूट है, this is the right answer of this question। तो बिल्कुल एक सीडो फोर्स, आप एक्सेलरेशन निकालिए, इंक्लाइन प्लेन की लेंथ निकालिए, उसी टर्म्स में आंसर है आपका, और फिर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो सीडो एक्सेलरेशन नीचे लगेगी, सीडो फोर्स नीचे लगेगा, तो g प्लस ए नॉट का जो कंपोनेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है दैट इज g प्लस ए नॉट साइन थीटा, और इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करके आप टाइम निकाल सकते हैं। उसके बाद ये स्टैंडर्ड एक आईआईटी का न्यूमेरिकल है, आप ये जानते हो, दैट इज अ स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास गोइंग ओवर अ क्लैंप्ड पुली ऑफ मास m सपोर्ट्स अ ब्लॉक ऑफ मास m शोन द फिगर। तो ये सिस्टम है आपका, द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप इज
तो पुली पे कितना फोर्स है बाहर की तरफ। तो पहले आप पुली पे कितना फोर्स है इस रॉड की वजह से बाहर की तरफ, हम अंदर की तरफ भी फोर्स निकालते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये हुआ वेट जो कि फिक्स्ड है, ये टेंशन प्रोवाइड करेगा, और वो टेंशन यहाँ पे भी होगा, वो टेंशन यहाँ पे भी होगा, और वो टेंशन यहाँ पे भी होगा, क्योंकि आपका जो है टेंशन इस रोप में थ्रो ट्रांसफर हो जाएगा। और उसके बाद ये हो गया एक, और ये पुली का अपना मास है, तो पुली का अपना वेट डाउनवर्ड्स है। तो अगर आप इसको यहाँ इस डायग्राम को बनाएं तो पुली ऐसे है, उसका एक रॉड लगा हुआ है, और रॉड आप ऐसे रखिए। मसला ये है कि नीचे की तरफ फोर्स है और यहाँ की तरफ फोर्स है। यहाँ की तरफ टी है, देख लीजिए यहाँ की तरफ टी है, और नीचे की तरफ टी प्लस एम जी है। क्यों सर? एक तो टी है और प्लस है एम जी, टी प्लस एम जी, बट टी खुद एम जी के बराबर है। कैपिटल टी जो है क्योंकि बैलेंस कर रहा है तो ये कैपिटल एम जी के बराबर है। तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ यहाँ कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी। अब कैसे फोर्सेज है, एक नीचे की तरफ एक यहाँ की तरफ। जब भी ऐसे दो फोर्सेज हो राइट एंगल्स पे तो रिजल्टेंट यहाँ की तरफ होगा, और वो रिजल्टेंट होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हो गया टी स्क्वायर, टी स्क्वायर हो गया बराबर इट इज एम जी का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर हो गया ये फोर्स है एम जी प्लस एम जी का होल स्क्वायर। तो बच्चों जी स्क्वायर कॉमन आएगा, रूट से बाहर, अंदर बचेगा रूट ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर शुड बी द राइट आंसर। तो रूट ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर एम स्क्वायर विच इज नथिंग बट योर ऑप्शन नंबर 4। सर ये तो इनवर्ड फोर्स है, ये तो पुली क्लैंप पे लगा रहा है। जो पुली क्लैंप पे लगाएगा तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो दैट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज दिस वन। अ बॉल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड हैज अ मास ऑफ 50 ग्राम, इट कोलाइड्स अगेंस्ट अ वॉल नॉर्मली एंड इट रिबाउंडेड बैक। तो ये वॉल है, एक बॉल गई यहाँ से हिट कर गया और वापस आ गया। तो यार यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम जो है एंड दैट्स नथिंग बट इम्पल्स, एंड दैट इज नथिंग दैट्स एफ इंटू डी टी। आप ये जानते हो होना चाहिए बराबर 2mv। 2mv कॉस थीटा, थीटा इज 0, कॉस 0 इज 1। तो ये हो गया आपका इम्पल्स का इक्वेशन, क्योंकि ये स्ट्राइक कर रहा है उसी वेलोसिटी से वापस आ रहा है। तो अ बॉल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड हैज अ मास ऑफ 50 ग्राम, इट कोलाइड्स अ वॉल normally and it's rebounded normally with the same speed. If the time of impact of the ball and the wall is 40 millisecond, the average force exerted on the wall is, so we have to calculate the force, and that's 2mv divided by dt. Very simple, it's 2m. Mass of the ball is 50 gram, so 50 into 10 raised power minus 3, ये हो गया 50 ग्राम, multiplied by velocity is 20 मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय टाइम इज नथिंग बट 40 मिली सेकंड। मिली होता है 10 रेज पावर माइनस 3। ये और ये कैंसिल आउट हुआ, उसके बाद 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, 2 2 कैंसिल, तो ये बना 50 न्यूटन। बट हमारा आंसर जो है वो डाइन में निकालना है, तो ये ख्याल रखिए हमें आंसर डाइन में चाहिए। 1 न्यूटन इज 10 रेज पावर 5 डाइन, सो ये हुआ 50 इंटू 10 रेज पावर 5, तो ये हुआ 5 into 10 raised power 6, 50 into 10 raised power 5, 5 into 10 raised power 6 dyne is the right answer for this particular question, which is nothing, which is option number 4. Question number next आपका जो है that is this one. बहुत आसान क्वेश्चन है, द फिगर में ही उसको उड़ा देंगे। तो आपको ये बोलना है द इम्पल्स, ये फोर्स टाइम इक्वेशन है, फोर्स टाइम ग्राफ है, हमें बोलना है कि इसमें हाईएस्ट इम्पल्स है। द इम्पल्स इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ सिचुएशंस डिपेक्टेड एज। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ जो होता है वही आपको इम्पल्स देता है, वही आपको इम्पल्स देता है। तो अगर हम इसका इम्पल्स निकालना चाहते हैं तो इसका एरिया, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ का इम्पल्स हो गया दैट्स 1 इंटू 0.25, तो ये हुआ 0.25 न्यूटन सेकंड, तो ये आ गया। जब आप इसका निकालोगे तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का इम्पल्स हो गया बराबर हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस है 2 और अल्टीट्यूड है 0.3, 2 2 कैंसल, तो ये बना सिर्फ 0.3 न्यूटन सेकंड। अगर आप इस ट्राइंगल का देखोगे इम्पल्स, ये हुआ हाफ ऑफ बेस, बेस इज 1 हियर एंड अल्टीट्यूड यहाँ पे 1 है, तो ये हुआ 0.5 न्यूटन सेकंड। अगर आप इस ट्राइंगल का देखोगे इम्पल्स, तो J इज इक्वल हाफ ऑफ बेस हो गया 1, अल्टीट्यूड हो गया 1, तो ये हो गया 0.5 न्यूटन सेकंड। अब देखो इन दो में 0.5 और ये मैक्सिमम है, 0.25 कम है, 0.3 कम है, तो इम्पल्स हाइस्ट जो है वो आपका CND है। तो CND इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका दैट इज दिस वन। A uniform chain of length 2 meters kept on a table such that a length of 60 centimeter hangs freely from the edge of the table. So this is a table और इस पर हमने एक चेन रखी है, और चेन जो है जब हमने प्लेस की है तो इसकी लंबाई 2 मीटर दी है बट 60 सेंटीमीटर जो है हैंगिंग है। तो 60 सेंटीमीटर हैंगिंग है, 60 सेंटीमीटर हो गया बराबर कितना हैंगिंग है, 60 सेंटीमीटर हैंगिंग है, 60 सेंटीमीटर हैंगिंग है तो डिवाइड बाय 100, तो मतलब 0.6 मीटर जो है वो हैंगिंग है, 0.36 मीटर इज हैंगिंग। द मास ऑफ द चेन इज 4 kg। तो टोटल लेंथ जो है चेन का दैट इज 2 मीटर, यूनिफॉर्म चेन है, मास जो है 4 kg। तो हम हैंगिंग पार्ट का मास निकालते हैं, तो मास ऑफ हैंगिंग पार्ट,
मास ऑफ हैंगिंग पार्ट। जो हैंगिंग पार्ट है उसका मास होगा बराबर टोटल मास आपका 4 kg है, डिवाइड बाय टोटल लेंथ दैट इज 2 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय दैट लेंथ विच इज हैंगिंग, तो यूनिटरी मेथड दैट इज 0.6। तो अगर आप देखोगे ये बना 0.3 और ये बनता है 1.2 kg हैंगिंग। तो ये जो हैंगिंग हिस्सा है इसका मास मुझे फाइनली मिला और इसका मास है 1.2 kg इज द मास विच इज हैंगिंग। व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल? आपको इसको खींचना है और ये चेन ऊपर आना चाहिए टेबल पे। तो कहानी ये है बच्चों, आप इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो, बट पोटेंशियल एनर्जी हम हमेशा निकालते हैं अगर हम टेबल को रेफरेंस मानते हैं। अगर हम टेबल को रेफरेंस मानते हैं तो रेफरेंस से नीचे हम सेंटर ऑफ मास को देखते हैं। तो COM जो डेप्थ पे होगा वो होगा आधा डेप्थ, दैट इज 0.3 मीटर। तो अब अगर आपको वर्क डन निकालना दैट इज दिस पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट्स अ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, और वही वर्क जो है करके आपको इसको यहां लाना है टेबल पे। तो ये हुआ mgh। अब मास ऑफ द चेन which is hanging is nothing, it's 1.2, acceleration due to gravity is 10 and the height आप ये नहीं पुल करो, आप सेंटर ऑफ मास को पुल करोगे and that is nothing but 0.3। so weight हो गया बराबर 1.2, ये हो गया 3, it is 3.6 जूल is the work done। so 3.6 जूल जो है इसका राइट आंसर है। तो कहानी ये है बच्चों, एक्चुअली एजेंट यहाँ खींच रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 है, बाकी फाइनली यहाँ सारा सेटल होगा, वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में ही स्टोर रहेगा और वो हो गया बराबर mgh। 3.6 जूल इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a stone tied to a string of length L is whirled in a vertical circle। तो हमारे पास एक वर्टिकल सर्कल कहानी है और हमने एक स्टोन को जो है वाउंड किया है, टाई किया है एक थर्ड के साथ जिसकी लेंथ L है। A stone tied to a length L is whirled in a vertical circle with the other end of the string at the center at a certain instant of time the stone is at its lowest position and at a speed u। तो इसका टेंजेंशियल स्पीड जो है वो u है। The magnitude of the change in velocity as it reaches a position where the string is horizontal। जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल पहुंचती है तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होना चाहिए कि इसकी वेलोसिटी जो होती है ना वो होती है बराबर रूट ऑफ दैट इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस 2gl। L इज द लेंथ जो स्ट्रिंग की है। सो दिस इज द वेलोसिटी दैट यू शुड नो। आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर वेलोसिटी u है तो यहाँ फैक्टर 2 से माइनस हो जाती है, तो इट्स रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 2gl। अब हमें निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड इन द चेंज इन इट्स वेलोसिटी एज इट रीचेस। तो वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होता है दैट्स ऑलवेज v फाइनल माइनस v इनिशियल। अगर आप v फाइनल माइनस v इनिशियल देखोगे तो ये हुआ vj कैप क्योंकि y एक्सिस में है, माइनस ui कैप क्योंकि x एक्सिस में है। तो चेंज में हमें मॉड चाहिए, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड मॉड, तो इसका मॉड होगा बराबर रूट ऑफ, क्योंकि हम इसका मॉड लेना है तो रूट ऑफ कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर हो गया बराबर, और v का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गया, तो ये हुआ u स्क्वायर माइनस इट इज 2gl क्योंकि हम इसका मॉड निकालना है, तो मॉड हो गया बराबर इट इज इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, ये हुआ 2gl एंड देन ये हुआ माइनस और माइनस हुआ इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर एंड दैट इज नथिंग बट यू स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिए, यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यार ये माइनस है और वेलोसिटी कितना है, सो माइनस यू स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर, तो ये माइनस कोफिशिएंट है और उसका स्क्वायर तो हमने गलत किया था, ये हुआ बराबर 2u स्क्वायर और ये हुआ हमारा माइनस 2gl। तो सर ऐसा कोई ऑप्शन चमक नहीं रहा, तो बच्चे यहाँ 2 और 2 कॉमन निकालिए, तो रूट ऑफ 2 और यहाँ बचा इट इज u स्क्वायर then minus gl should be the right answer। root of 2 u square minus gl is the right answer of this question, तो which is nothing but option number 4। तो पहले वेलोसिटी ये थी, यहाँ हॉरिजॉन्टल पे वेलोसिटी बाय फैक्टर 2 कम होती है, ये आपने पढ़ा होना चाहिए। तो फिर चेंज में इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, और आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, इसलिए v का स्क्वायर एंड रूट कैंसिल ये आया, देन प्लस इट्स माइनस टाइम्स यू स्क्वायर, तो दैट्स वाई ये प्लस हुआ, इट इज यू स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आपने जो है जब प्लस किया और फिर कॉमन निकाल के जो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, स्फेरिकल वास ऑफ मास 20 kg स्टेशनरी एट द टॉप ऑफ अ हिल ऑफ हाइट 100 मीटर। तो एक्चुअली हिल ये है और इसकी हाइट जो है वो 100 मीटर है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, सो वी हैव अ स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 20 kg, where a spherical ball of mass 20 kg is stationary on the top of a hill of height 20 meter. It rolls down a smooth surface to the ground and climbs up another hill of 30 meter and finally rolls down to a horizontal base and a height of 20 meter। पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर यहाँ जब भी आया हिल पे, यहाँ जब भी हिल पे आया कहाँ पे, यहाँ पे जब भी आया तो यहाँ पे इसकी हाइट जो है आपकी हाइट जो है 30 मीटर है, और फाइनली जब यहाँ आया
तो यहाँ इसकी हाइट जो दी गई है वो सिर्फ 20 मीटर प्रोवाइडेड है, दैट्स ओनली प्रोवाइडेड एज 20 मीटर। सो दैट्स ओनली प्रोवाइडेड एज 20 मीटर। हमसे क्या पूछा गया, द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉल। चूंकि स्मूथ है सारा खेल, तो ये स्मूथ होने की वजह से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स खत्म, एजेंट खत्म, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो ये हुआ mgh। तो मैं वैल्यूज ड्रॉप करूँ mgh की, तो m हो गया 20, g हो गया 10, h हो गया 100। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनली यहाँ पे इसको हमें छोड़ना है, क्योंकि फाइनली हमारा बॉडी यहाँ पे और फाइनली इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुआ हाफ m, और बाय द वे वेलोसिटी हमें निकालनी है इस जगह की। मास हो गया 20 और ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई v²। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं, हाइट है, m हो गया 20, g हो गया 10, h हो गया आपका हाइट एंड दैट इज 20 मीटर। यहाँ से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आप देखोगे। सो दिस विल बी 1 2 3 4, तो ये हुआ 2 0 0 0 4 0, 1 2 3 4 इज इक्वल, ये हुआ बच्चों यहाँ 10, तो ये हुआ 10v², ये हुआ 10v² प्लस ये हुआ 3 0, तो मतलब हो गया 4, तो ये हुआ 2 2 4, इट इज़ 4 और 3 0, 4 3 0। ये जो अब आप इसमें से माइनस करोगे और डिवाइड 10 या थ्रो 10 से पहले ही डिवाइड करो, 0 0 0 कैंसिल आउट हुआ, तो 2000 में से 400, तो ये होता है 1600, 16 साल का v² और रूट v ऑफ दैट रूट ऑफ 1600, और 1600 का रूट जो है 14 मीटर पर सेकंड शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 1, प्योरली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका दैट इज दिस वन, ए हैवी ब्लॉक ऑफ मास m is suspended by string C from the ceiling as shown in the figure. Another string D is attached to the bottom. If D is given a sudden jerk, there आपने D को एक सडन जर्क दे दिया है। सडन जर्क मतलब देने का मतलब होता है, सडन जर्क देने का मतलब होता है कि आप फोर्स को ट्रांसफर ही होने नहीं दे रहे हो। इनर्शिया टेक्स सम टाइम टू गेट ट्रांसफर्ड, सो यू आर नॉट गिविंग टाइम, यू आर गिविंग इट अ जर्क। जर्क मीन्स आपने एकदम से फोर्स दिया, जब आपने एकदम से फोर्स दिया, फोर्स ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो स्ट्रिंग D कट जाएगी, स्ट्रिंग D विल कट। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता खींचते तो फोर्स ट्रांसफर हो सकता था सी पे और सी कट जाता, बट कहानी ये है यहाँ इमीडिएटली डी ही कट जाएगा, क्योंकि सडन जर्क मीन्स यू आर नॉट allowing the force to get transferred here, and that's why this is the right answer. Question number next is a force this is applied on a particle which displaces it from its origin to a radius vector this, the work done। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, F dot S, फोर्स एंड फोर्स इज कंस्टेंट, तो F dot R से आप इसको आराम से कर सकते हो। तो वर्क हो गया बराबर F हो गया बराबर 5i कैप प्लस हो गया 3j कैप प्लस हो गया 2k कैप। इसका डॉट हमें जो है करना है, और करना है इसका 2i कैप माइनस j कैप। तो अगर आप डॉट करोगे i का i के साथ 3 2 6, j का j के साथ इट्स 3 हियर, सो 5 2 10, सॉरी 5 2 हो गया, पहले 3 है नहीं 5 है सर, 5 2 10 माइनस हो गया 3, सो इट इज 7 जूल शुड बी द राइट आंसर, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज दिस वन, अ रॉकेट विद अ लिफ्ट मास ऑफ दिस। तो हमारे पास एक रॉकेट है बच्चों, we have a rocket with a lift mass is provided, that's 3.5 into 10 raised power 4 kg, is blasted upward with an initial acceleration। तो acceleration ऊपर की तरफ है और वो acceleration है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछा गया, then initial thrust of the blast is, तो यहाँ से इजेक्ट गैस करेगा, initial thrust, तो thrust ऊपर की तरफ है क्योंकि गैस इजेक्ट करेगा, तो ये thrust है, और ये हो गया वेट। तो कहानी इक्वेशन ये बनेगी, thrust should balance the weight, so F thrust minus weight होना चाहिए बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों F थ्रस्ट जो है इज इक्वल, ये बना m g प्लस ए, दिस शुड बी द राइट आंसर, इनिशियल थ्रस्ट। तो m आपका दिया गया है, दैट्स 3.5 इंटू 10⁴, g हो गया 10, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ बाई 10 ये, और यहाँ पे 10 + 10 इज 20, 20 इसको मल्टीप्लाई हुआ तो ये बनेगा 7 इंटू 10⁴ न्यूटन शुड बी द इनिशियल थ्रस्ट। 7.4 7.4 7.4 नहीं 7 और ये बनेगा ना 10⁴ है, ये एक्चुअली 20 है ना, तो इट्स 10⁵। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 7 इंटू 10⁵। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, मैथमेटिक्स करिए हो जाएगा। When three forces F1, F2 and F3 are acting on a particle of mass m such that F2 and F3 are mutually perpendicular, then the particle remains at rest। तो मतलब यहाँ पे 3 फोर्सेज हैं, और 3 फोर्सेज ऐसे हैं कि F2 और F3 जो है परपेंडिकुलर, F2 और F3 परपेंडिकुलर, F2 और F3 परपेंडिकुलर है, और कोई F3 फोर्स है और कोई F1 फोर्स है, और ये स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी मतलब हो गया इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जो है वो 0 है। स्टेशनरी मतलब होता है इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0 है। तो अब बोला जा रहा है इफ द फोर्स F1 इज रिमूव्ड, आपने F2 रिमूव किया, जब आपने F2 रिमूव किया ये अनबैलेंस हुआ, ये एक्सेलरेट करेगा, हमें एक्सेलरेशन बोलो। एक्सेलरेशन होता है बराबर नेट फोर्स बाय मास,
अब यहाँ पे नेट फोर्स होना चाहिए था इन दो का रिजल्टेंट, बट उसमें कोई आंसर है नहीं। बट अगर ये डिस्टेबल हुआ इसकी वजह से, निकालने की वजह से, और इक्विलिब्रियम टूट गया, मतलब इन दो का रिजल्टेंट इसके बराबर होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। तो इन दो का रिजल्टेंट, इन दो का जो रिजल्टेंट है इक्वल एंड अपोजिट टू दिस है। तो इक्वल एंड अपोजिट के लिए हम F1 ही ले सकते हैं। F1 इज दैट इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड, तो F1 के बराबर होना चाहिए इन दो के रिजल्टेंट का, और मास दैट्स m। सो दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इन दो का रिजल्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज रूट ऑफ F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर, और वो आपको इसका बैलेंस कर रहा है, बट उसमें कोई आंसर ही नहीं है। तो इसमें क्या यूज किया गया, इन दो का रिजल्टेंट इक्वल एंड अपोजिट F1 होना चाहिए। तो हम वो फोर्स लेंगे F1 मैग्नीट्यूड में और देन मास। तो डायरेक्शन इज अपोजिट, यू नो दैट, बट डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ए लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए। तो आपका लिफ्ट नीचे आ रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए। अ मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप्स अ बॉल इनसाइड द लिफ्ट। एक आदमी एक बॉल को ड्रॉप कर रहा है। तो जब ड्रॉप किया तो आप आदमी अगर लिफ्ट के अंदर है और अगर आदमी लिफ्ट से बाहर है, कहानी ये है। तो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन इन द लिफ्ट। अगर मैन इन द लिफ्ट है तो उसको लगेगा एक तो जी है और सीधो ऊपर लगेगा, तो लिफ्ट वाले आदमी को जी माइनस ए दिखेगा। बट जो ग्राउंड वाला आदमी है उसको सीडो को कुछ नहीं करना है, तो ग्राउंड वाले आदमी के लिए सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फॉल कर रहा है। तो वही पूछ भी रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन इन लिफ्ट एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड रेस्पेक्टली, इट इज जी माइनस ए एंड जी। क्योंकि बाहर वाले आदमी को सीडो के साथ कोई लेन देन नहीं है, जो अंदर आदमी बैठा है तो उसको सीडो फोर्स ऊपर दिखेगा। क्योंकि लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, सीडो फोर्स ऊपर। अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करता तो ये जी प्लस ए हो जाता। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। तो बच्चों मैं यहाँ एक इंक्लाइंड प्लेन बना रहा हूँ जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया गया 5। द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इज परफेक्टली स्मूथ। तो अगर टोटल लेंथ L है तो अपर हाफ इज स्मूथ, तो L/2 जो है वो स्मूथ है, L/2 इज स्मूथ एंड लोअर हाफ इज रफ। तो ये जो है ये रफ वाला हिस्सा है और ये आपका L/2 ही है। तो अब हमसे पूछा गया है अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप। तो यहाँ पे एक बॉडी है जिसका कुछ मास है, उसने रेस्ट से स्टार्ट करा है, इनिशियल वेलोसिटी 0, विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम। जब वो यहाँ ग्राउंड पे पहुंचा तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो गई। द क्वेश्चन इज दैट इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द लोअर हाफ इज, तो इस पोर्शन का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल वर्क एनर्जी थ्योरम से इस क्वेश्चन को करने में ही फायदा है। कहानी यह है बच्चों, ब्लॉक आया, जब ब्लॉक यहाँ रफ पार्ट पे चलेगा उसका डिस्प्लेसमेंट आगे है बट उसका फ्रिक्शनल फोर्स पीछे है। तो मैं यहाँ इसमें ये करूँ दैट वर्क डन बाय एजेंट plus work done by non-conservative work energy theorem, it is change in kinetic energy, that's final kinetic energy minus initial kinetic energy plus change in potential energy, final potential energy minus initial potential energy। सर ये क्या है? ये वर्क एनर्जी थ्योरम तब है जब आपका नॉन कंजर्वेटिव या एजेंट प्रेजेंट है। बाय द वे नॉन कंजर्वेटिव प्रेजेंट है, एजेंट का वर्क डन 0। अब नॉन कंजर्वेटिव का वर्क क्या है? देखो यार, डिस्प्लेसमेंट आगे है, फोर्स पीछे है, तो cos ऑफ 180 हो गया माइनस, तो माइनस अब डिस्प्लेसमेंट और फिर अब बचा क्या? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होता है? तो इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शनल सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी कॉस ऑफ फाई एंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट दैट्स ओनली L/2। तो बच्चों इंक्लाइंड प्लेन पे आपको पता होना चाहिए, इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन होता है mg cos थीटा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा इनटू म्यू, सो दैट्स व्हाई इट्स म्यू mg cos फाई इनटू L/2 बिकॉज़ L/2 इज द रफ पोर्शन का डिस्प्लेसमेंट। फाइनली बॉडी रेस्ट पे आया, काइनेटिक एनर्जी 0। इनिशियली बॉडी रेस्ट पे था, काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनली बॉडी ग्राउंड पे आया, पोटेंशियल एनर्जी 0 माइनस इनिशियली बॉडी जो है हाइट पे है और उसका पोटेंशियल एनर्जी है। और अब अगर उसका पोटेंशियल एनर्जी है तो कैसे निकालोगे? तो अगर बच्चों ये फाई है, ये L है, तो ये कितना हुआ? तो ये हुआ L, ये हुआ L cos फाई, ये हुआ L sin फाई, तो ये हुआ आपका L sin फाई। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन ऑफ फाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन ऑफ फाई। तो आपका ये हाइट आ गया, तो ये हुआ m दैट्स मास g एंड हाइट। तो हाइट यहाँ पे L sin फाई है, तो हाइट नहीं दी गई थी बट इन टर्म्स ऑफ फाई एंड L आप लिख सकते हो इट्स L sin ऑफ फाई। तो यहाँ पे ये सारे जीरो खत्म, ये माइनस और माइनस उड़ गया, ये mg और mg उड़ गया और ये L और L भी उड़ गया और फिर आपको म्यू चाहिए, तो ये हुआ 2 ऊपर साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ फाई। साइन ऑफ फाई बाई कॉस ऑफ फाई होता है tan फाई, तो 2 tan फाई शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन है बट ये सॉल्व करना अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से आप करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, अदरवाइज फ्रिक्शन में इसके लंबे मेथड्स है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट्स ऑफ मास 40 ग्राम
with a velocity of 1200 meter per second. A man holding it can exert a maximum force of 144 Newton on the gun. How many bullets can he fire per second? तो आपको पता होना चाहिए, it is F is equal that is rate of change of momentum, but he is firing n number of bullets per second, तो n मैंने मल्टीप्लाई किया, तो अब 144 न्यूटन का उसको जो है फोर्स लगाना पड़ता है. मैन होल्डिंग द गन कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ दिस एंड n नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड हमें निकालना है. हाउ मेनी बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड, तो n/t दैट्स व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. रेस्ट हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट्स मास इनटू वेलोसिटी. तो हर एक बुलेट का मास जो है दैट इज 40 ग्राम, तो डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी. तो वेलोसिटी आपका जो है दैट इज 1200 मीटर पर सेकंड. तो बच्चों ये n/t जो है आपका दिस इज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड. तो वही मैंने लिखा है, तो मैं इसको कैपिटल N से डिनोट करूं. अगर मैंने यहाँ स्मॉल n लिखा नंबर ऑफ बुलेट्स, तो नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम इज कैपिटल N. तो कैपिटल N इज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड. मास मोमेंटम होता है बराबर मास इनटू वेलोसिटी. तो मास हो गया 40 ग्राम एंड दिस, तो ये जीरो इसके साथ निकल गया, ये जीरो जो है इसके साथ पहले 1240 ग्राम और वेलोसिटी जो है आपका दैट इज 144. तो बच्चों ये दो जीरो निकल गए और ये जीरो इस जीरो के साथ, तो इट इज 144 डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 12. जब आप इसको सॉल्व करोगे इट इज कमिंग आउट विद 3. तो ये आप थोड़ा सा सॉल्व करिए. सो 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल जस्ट स्लिप्स इफ इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर. तो सर्कुलर मोशन है, ये एक टर्न टेबल है और रोटेट कर रहा है इस एक्सिस पे विद सम एंगुलर वेलोसिटी. और ये टर्न टेबल के 40 सेंटीमीटर पे कॉइन है और ये कॉइन जो है जस्ट, तो बोलता है अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल जस्ट स्लिप्स इफ इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल इज डबल्ड. तो पहले ओमेगा थी, तो अब ये जस्ट स्लिप करेगा जब 40 सेंटीमीटर पे. तो इसकी फिजिक्स ये है बच्चों कि आप यहाँ पे एक्सिस पे बैठो और इस पे सीडो बाहर की तरफ लगाओ, दैट्स m ओमेगा r स्क्वायर. सो इट्स m ओमेगा r स्क्वायर या इट्स m ओमेगा स्क्वायर r, सॉरी इट्स m ओमेगा r स्क्वायर. इट्स m ओमेगा r स्क्वायर इज इक्वल, क्योंकि आप जानते हो ना दैट f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, तो v होता है ओमेगा r. तो ये हो गया m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r. तो सॉरी मैंने यहाँ गलत लिखा है, इट्स m ओमेगा स्क्वायर r. तो गलत किया था मैंने, इट्स m ओमेगा स्क्वायर r. सीडो फोर्स बाहर लगेगा और पीछे फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स आप जानते हो दैट इज म्यू mg. तो यहाँ बैलेंस करने वाला इक्वेशन की जस्ट स्लिप्स, तो ये अब स्लिप होने वाला ही है, तो दे आर बैलेंस. इट इज m ओमेगा स्क्वायर r इज म्यू mg गेट्स बैलेंस्ड. तो यहाँ mm कैंसल आउट हुआ, तो ओमेगा स्क्वायर r इज द की टू सॉल्व दिस क्वेश्चन g. अब मुझे बोलो, अब आपने ओमेगा डबल किया तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड g इज कांस्टेंट. मतलब इस क्वेश्चन की है ओमेगा स्क्वायर r जो है ये कांस्टेंट है. अगर ये कांस्टेंट है क्योंकि आपने एंगुलर वेलोसिटी बदली, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है. अब आपको बोल रहा है कि ओमेगा डबल किया. अब बोलो r कितना होगा. जब आप ये डबल करोगे, चूंकि ये कांस्टेंट है, ये डबल करोगे तो ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगा. तो आपको r को 4 टाइम्स कम करना है. तो अगर इनिशियली r 40 था, फाइनली r जो है वो 10 होना चाहिए. दैट इज हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इफ यू आर डबलिंग it means it is increasing 4 times. If it is increasing 4 times, the radius has to decrease 4 times to keep the things constant. ये आप मैथमेटिकली भी कर सकते हो, बट मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ. तो r 4 गुना कम हो जाएगा, तो 40/4 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. उसके बाद a car has to move on a level turn of radius that 45 meter if the coefficient of static friction between the tire and the road is 0.2. बहुत आसान है. find the maximum speed without slipping. आपने पढ़ा होगा, रूट ऑफ म्यू जी आर इज द फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसमें सिर्फ वैल्यूज ड्रॉप करने आपका काम हो जाएगा. तो म्यू आपका 0.2 है, जी आपका 10 है और म्यू जी आर इट इज 45. तो ये हो गया बच्चों, इसको सॉल्व करिए. ये हुआ आपका 2, ये हुआ 90 और रूट ऑफ 90 मतलब 10 से थोड़ा कम, क्योंकि 10 10 100. सो दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 9.39 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन जो है बड़ा आसान और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल माना जाता है. A body move along an uneven horizontal road surface with constant speed at all points. The question is the normal reaction of the road on the body is. We have to calculate the normal reaction. एक सेकंड बच्चों, सॉरी. A body moves along an uneven horizontal road surface with constant speed at all points. The normal reaction of the road on the body is. We have to calculate the normal reaction of the that road on the body is. तो कहानी ये है, बॉल जब यहाँ आएगा तो बॉल यहाँ होगी, फिर बॉल यहाँ पे आ जाएगी और बॉल यहाँ पे हो जाएगी.
ठीक है, ऐसे चलेगी। वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट्स ए, बी एंड सी। कहानी है बच्चों कि यहाँ वेट डाउनवर्ड्स लगेगा, बिल्कुल ध्यान रखना, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एन। यहाँ पे भी वेट डाउनवर्ड्स और नॉर्मल रिएक्शन जो है एन, और यहाँ पे भी वेट डाउनवर्ड्स एम जी और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ की दैट्स एन। तो ये एन ए नॉर्मल रिएक्शन, ये एन बी नॉर्मल रिएक्शन, ये एन सी नॉर्मल रिएक्शन। तो कहानी ऐसी है। अब यहाँ पे सर्कुलर पाथ ऊपर की तरफ है तो रेडियस ऊपर की तरफ है, रेडियस ऊपर की तरफ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये हुआ बराबर एन माइनस एम जी। तो यहाँ पहले केस में एन ए माइनस एम जी provides the centripetal force, it is mv square by ra. So mv square by ra. तो ये इक्वेशन बनी, तो नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट ए की बनी mv square by ra डिवाइडेड बाय mv square by ra प्लस mg। तो ये पॉइंट ए की बनी। अगर ये पॉइंट ए की बनी, पॉइंट सी की भी यही बनेगी, क्योंकि ऊपर ही की तरफ जो है रेडियस है, तो यहाँ पे भी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर ही चाहिए, तो mc भी होना चाहिए mv स्क्वायर बाई rb, और ये हो गया प्लस mg। और अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो mg ज्यादा है, तो इट इज mg माइनस दैट nb इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई rc। इट इज नहीं वो सी था, सॉरी ये सी था बच्चों, ठीक है, ये सी था, और ये है आर सी आर बी। तो ये हो गया बच्चों। अब अगर आप यहाँ नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ उधर जाएगा, ये बनेगा एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर बी। सो दिस इज द स्टोरी। अब आपको क्या देखना है, द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रोड ऑन द बॉडी इज। तो बच्चों मिनिमम अगर आप देखोगे बी पे है, तो मैक्सिमम एट बी हो ही नहीं सकता, मिनिमम एट बी है, कोई ऑप्शन ही नहीं। अब मैक्सिमम की बात करते हैं, तो मैक्सिमम इन दोनों जगह पे होगी, बट जहां पे रेडियस कम, अगर आप देखोगे यहाँ रेडियस कम और यहाँ रेडियस ज्यादा, यहाँ कर्वेचर कम, यहाँ कर्वेचर ज्यादा, रेडियस कम। रेडियस जहाँ कम है, रेडियस जहाँ कम है वहाँ नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये है बच्चे इस क्वेश्चन की फिजिक्स जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको डायग्राम से उड़ा दोगे, आपको पता होना चाहिए। अ बॉल फ्रॉम ए हाइट एज along a slope moves on the perfectly frictionless circular track of radius r as shown in the figure. If the ball just moves on the circular track without falling vertically downwards, the minimum speed from where the ball should reach. तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ वेलोसिटी होनी चाहिए रूट ऑफ 5gr, ये आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी उसको बैलेंस होना चाहिए, तो mgh मुझे हाइट चाहिए, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी वही काइनेटिक में आ गया, इट्स हाफ ऑफ m, v स्क्वायर हो गया इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 5gr। तो बच्चों mm यहाँ कैंसिल आउट हुआ, gg यहाँ कैंसिल आउट हुआ, तो h होगा बराबर 5/2r इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 5/2r इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान है। द फोर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट P रूट्स बाय स्ट्रिंग एज शोन द फिगर व्हिच इज एट रेस्ट इक्विलिब्रियम है। द फोर्सेस F1 एंड F2 आर। तो बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है। F1 आपको चाहिए, F1 और F2 चाहिए, तो कहानी ये है, आप सबसे पहली फुर्सत में इसको रिजॉल्व करिए। तो एक कंपोनेंट इसका यहाँ आएगा, ये आएगा 2 कॉस आई साइन आई, तो ये बना 2/√2 न्यूटन, ये बना 2/√2 न्यूटन। इसका कंपोनेंट यहाँ से 2/√2 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि साइन एंड कॉस बराबर 1 cos 45 भी 1/√2 होता है, ये 1 है, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ से आएगा, इसका नाम होगा 1/√2 न्यूटन, क्योंकि cos 45, और यहाँ से जो कंपोनेंट होगा 1/√2 न्यूटन। अब ये बैलेंसिंग सारा खेल है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे F2 डायरेक्टली आ जाएगा, और F2 आ जाएगा बराबर और वो दो का एडिशन, तो 2 + 1 होता है 3 डिवाइड बाई √2। जब आप √2 से डिवाइड करोगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट 2.1, इट इज़ ऑलमोस्ट 2.1, ये 2.12 के न्यूटन के बराबर आएगा। और यहाँ पे आप लिखोगे F1 प्लस 1/√2 इज इक्वल होना चाहिए 2/√2। ये इधर लीजिए और माइनस करिए, ये आएगा 0.7। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर। ये बिल्कुल बैलेंस्ड जो है इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन है जिसको हम कोनिकल पेंडुलम कहते हैं, वी कॉल दिस एज कोनिकल पेंडुलम बड़ा इंपॉर्टेंट है सर्कुलर मोशन में। और आपको पता होना चाहिए इस थर्ड का जो टेंशन होता है ना, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर l डायरेक्टली। सो कोनिकल पेंडुलम के थर्ड का टेंशन जब आप इक्वेशंस इसकी बनाते हैं, दैट्स m ओमेगा स्क्वायर l। अब कहानी ये है, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l इज फिक्स्ड एट वन एंड। कोनिकल पेंडुलम होता है जब ऐसे घुमाते हो आप, ठीक है, एक होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर। कोनिकल पेंडुलम हो गया थर्ड के साथ, आप ऐसे इसको घुमा रहे हो और नीचे एक कोन बन रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज कोनिकल पेंडुलम। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l इज फिक्स्ड एट वन एंड कैरीज अ मास m एट द बॉटम, दिख रहा है यहाँ पे। द स्ट्रिंग मेक्स 2 पाई रिवोल्यूशंस पर सेकंड, तो ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, और न्यू दिया गया है आपको, इट इज 2/पाई, 2 पाई रिवोल्यूशंस पर सेकंड कर रहा है वो, तो पाई और पाई कैंसिल आउट होगा, तो ओमेगा आ गया आपका 4 रेडियन बाई पर सेकंड। तो ये आ गया आपका ओमेगा। तो हमें निकालना क्या है, वर्टिकल एक्सिस फिक्स्ड एट द टेंशन। तो टेंशन निकालना है यार, मास तो m दिया गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय l,
तो ये हो गया 16 ml इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 16 ml जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत आसान है। ए रिजिड बॉल ऑफ मास 2m स्ट्राइक्स। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। चेंज इन इम्पल्स, तो आपको पता होना चाहिए इम्पल्स होता है बराबर चेंज इन मोमेंटम, इट इज एफ डी टी, और आपको पता होना चाहिए वो 2mv cos थीटा, बट थीटा इज टेकन द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। अगर ये 30 दिया है तो यू हैव टू टेक 90 माइनस 30, दिस इज 60। अगर ये 60 है तो चेंज इन मोमेंटम होगा 2mv cos 60 होता है 1/2, 2 कैंसल mv। तो यहाँ गलती बच्चे से ये हो सकती है कि वो वर्टिकल के साथ एंगल लेगा, बट फॉर्मूला में जो एंगल हमने लिया है वो हॉरिजॉन्टल के साथ लेना होता है, तो 90 माइनस थीटा इज द v। उसके बाद ये क्वेश्चन है, a mass m is hung with a light inextensible string as shown in the figure, find the tension of the horizontal string। हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग का टेंशन निकालना है, तो आसान है। ये हो गया इसका वेट, दैट्स mg। इसकी वजह से यहाँ टेंशन t आएगा, यहाँ टेंशन t आएगा, तो ये टेंशन मान लो आप इस रूप में कुछ टेंशन आया T1, तो इस रूप में यहाँ टेंशन होगा कुछ T2, तो टेंशन इज ऑलवेज अवे। तो T1 को रिजोल्व करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। 30 ये है तो 30 ये है, तो ये आएगा T1 cos 30, T1 cos 30 हो गया √3/2, तो ये आ गया √3/2, और ये आएगा साइन, सो इट इज T1 sin 30 होता है 1/2, तो T1/2 हो गया mg, T1/2 हो गया mg, तो T1/2 हो गया बराबर mg, और यहाँ पे हो गया T1 2mg। तो फिलहाल हमने T1 निकाला, बट हमें T2 चाहिए, तो T2 अगर आप देखोगे T2 है बराबर T1 इंटू √3/2, तो T1 बराबर है 2mg इंटू √3/2, 2 कैंसल, √3mg शुड बी द राइट आंसर, √3mg इज द राइट आंसर। इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लास्ट है। A cyclist moves on a circular track of radius 80 meter with a velocity of 72 km per hour. He has to lean from the vertical approximately through an angle. तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जबान याद होता है, tan of theta is v square by rg। इसमें वैल्यूज ड्रॉप करिए तो tan of theta हो गया बराबर v square, वेलोसिटी स्क्वायर, ये 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करके 20 आ जाता है, ये 20 मीटर पर सेकंड है, तो ये हुआ 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2, जी हो गया 10, 0 0 कैंसल, ये हुआ 2, 0 0 कैंसल, ये हुआ 2, तो बच्चों tan ऑफ थीटा इज v स्क्वायर बाई 2g है ना, rg है, तो r क्या है यार, r है 80, तो मैं क्या ले रहा हूँ इधर, तो 0 0 कैंसल हुआ, और 0 0 ये हुआ 1/2, तो tan ऑफ थीटा हो गया, क्योंकि ऊपर 4 हो गया 1/2, tan ऑफ थीटा हो गया बराबर 1/2, थीटा हो गया बराबर tan इनवर्स 1/2, should be the right answer for this particular question. Tan inverse 1/2 is the right answer for this particular question. Thank you so much. Hope आपको अच्छा लगा होगा. Work hard at your places and wish you best of luck.